नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। PYQ 2004 पार्ट 2 में एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है प्रिय दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो सेठ बांके लाल किसकी रचना है? तो सेठ बांके लाल इसके लाल है अमृतलाल नागर की रचना है। इसके संबंध में क्या कहा जाता है कि अमृतलाल नागर के उपन्यास है महाकाल। क्या है देख लेते हैं। ये कैसी रचना है? तो उपन्यास है। इसका विधा क्या है? उपन्यास है। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास देखिए इस प्रकार से महाकाल 47 ईस्वी का, जो बंगाल के अकाल पर आधारित है। सेठ बांके लाल 55 ईस्वी का है। बूंद और समुद्र 56 ईस्वी का। शतरंज के मोहरे 59 ईस्वी का। सुहाग के नूपुर 60 ईस्वी का। अमृत और विष 66 ईस्वी का। 7 घुंघटा वाला मुखड़ा 68 ईस्वी का। एक दाने मिश्राने 72 ईस्वी का। मानस के हंस 72 ईस्वी का। नाचियो बहुत गोपाल 78 ईस्वी का। खंजर नयन 81 ईस्वी का। बिखरे तिनके 82 ईस्वी। खंजर नयन जो है परीक्षा में पूछ लिए गए, खंजर नयन उपन्यास जो है अमृतलाल नागर के, वो किसके जीवन पे आधारित है? तो ये सूरदास के जीवन पे आधारित है। बिखरे तिनके 82 ईस्वी का। और वही मानस के हंस इनके मानस से तात्पर्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। तो उस पर आधारित है। तुलसीदास के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। विकृत इनके वैसे 82 ईस्वी का है। और अग्नि गढ़वा कितने ईस्वी का है? 83 ईस्वी का। करवट 85 ईस्वी का। और पीढ़िया जो है 90 ईस्वी का। नेक्स्ट उपन्यासकार है यशपाल। यशपाल के उपन्यास क्या है? यशपाल के उपन्यास है दादा कामरेड 41 ईस्वी का। देशद्रोही 43 ईस्वी का है। दिव्या 45 ईस्वी का। पार्टी कमरेड देशद्रोही पार्टी कमरेड 46 ईस्वी का। मनुष्य का रूप 49 ईस्वी का। अमिता 56 ईस्वी का। झूठा सच उपन्यास 2 भाग में बांटा हुआ है। भाग 1 58 ईस्वी का और दूसरा कितना 58 ईस्वी का है। भाग 2 60 ईस्वी का। 12 घंटे 62 ईस्वी का। अप्सरा का श्राप 65 ईस्वी का। क्यों फंसे 68 ईस्वी का। मेरी तेरी उसकी बात 74 ईस्वी का। कब का है? मेरी तेरी उसकी बात 74 ईस्वी का। वहीं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के उपन्यास देख लें। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों का खतूत 27 ईस्वी का है। दिल्ली का दलाल 27 ईस्वी का। बधुआ की बेटी 28 ईस्वी का। बधुआ की बेटी कितने ईस्वी का? 1928 ईस्वी का। शराबी 30 ईस्वी का। सरकार तुम्हारी आंखों में 37 ईस्वी का। चॉकलेट 27 ईस्वी का। जी 37 ईस्वी का। फागुन के 4 दिन 60 ईस्वी का। जुहू कितने ईस्वी के? 63 ईस्वी का उपन्यास है। देखिए अगले विद्वान भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है पतन। पहला उपन्यास कौन सा? प्रथम उपन्यास पतन 27 ईस्वी का। चित्रलेखा 34 ईस्वी का। 3 वर्ष 36 ईस्वी का। टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 ईस्वी के। आखिरी दाव 50 ईस्वी का। अपने खिलौने 57 ईस्वी का। भूले बिसरे चित्र 59 ईस्वी का। वह फिर नहीं आई 60 ईस्वी का। समर्थ्य सीमा 62। थके पांव 63। रेखा 64। सच्ची सीधी बात 68। और सभी नजाबत राम गोसाई 70 ईस्वी का। प्रश्न अमरची का 73 ईस्वी का। ये चारों जो उपन्यासकार पढ़े हैं, उसका उपन्यास के बारे में पढ़े हैं, इस चारों उपन्यास से देख लीजिए एक बार फिर देख लीजिए। ये चारों उपन्यासकार कौन कौन है? अमृतलाल नागर, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र और भगवती। इससे प्रश्न प्रत्येक बार एक न एक रहते ही हैं। इसको एक बार डिटेल्स में देख लीजिए। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की? वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की? तो उदय प्रकाश ने। किसने? उदय प्रकाश ने। आगे बढ़े देखते हैं। ये काव्य शास्त्र से प्रश्न आते हैं। बोलते हैं नील परिधान बीच सुकुमार खिला मृदुला खुला अंग खिला हो जो बिजली के फूल मेघावन बीच गुलाबी रंग। वैसे ये पंक्ति तो जयशंकर प्रसाद जी की है। किनकी पंक्ति है? ये आपको कोट करके पूछ लिए जाएंगे तो आप बता देंगे किसकी पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार के दृष्टि से देखें तो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचान करते हैं? ध्यान दीजिए।
जब उपमेय में क्या हो, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तो क्या बोलते हैं, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार मान जाते हैं। ठीक है, आगे चले। उपमा आप देखेंगे रूपक अलंकार। चलिए देखते हैं रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, जहां उपमेय और उपमान में क्या किया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाता है, तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसेठ संत सरोज वन हर्षे लोचन भृंग। किसकी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब देखेंगे उपमा अलंकार क्या होता है। जहां दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में रूप गुण आकृति आदि को लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शित किया जाए, वहां कौन होता है, उपमा अलंकार होता है, दो या भिन्न वस्तुओं को लेकर। ठीक है। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चल आ रही है फेन उगलती फैन फैलाए व्यालों सी। तो ये पंक्ति कैसे उपमा अलंकार है। तो उधर गरजती बोलते सिंधु लहराती, तो एक दूसरी तरफ जो है वैसा ही कोई है जो क्या लहरा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या बन रहा है, ये उपमा अलंकार, जब तुलना किया जाए। दृष्टांत अलंकार। जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का, जहां उपमेय और उपमान का क्या किया जाता है, साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब या भाव दर्शित किया जाए, वहां वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंद लाल के हमें न बहावत भोग मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। कितनी अच्छी पंक्ति दृष्टांत अलंकार के बोलते हैं कि जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाता है, वहां कौन सा होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। तो कहते पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत भोग मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इस प्रकार से आगे देखें तो विखंडनवाद की अवधारणा के संबंध में तो कहते हैं कि विखंडनवाद की अवधारणा के संबंध में किस बात से है, तो विखंडनवाद किससे है, उत्तर आधुनिकतावाद से संबंध जोड़ता है। इसके प्रवर्तक कौन है, जाग देरिता है। तो विखंडन सिद्धांत के प्रवर्तक जाग देरिता है। अवधारणा क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद से। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, विक्को है। कौन है, विक्को है। नई समीक्षा के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है, टी एलेस्टाई है। टी एस इलियट या आई ए रिचर्ड्स। कौन है, टी एस इलियट और आई ए रिचर्ड है, जिसको नव अभिजातवाद भी कहा जाता है, अवधारणा है इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार कौन सा है, में से अर्थालंकार कौन सा है। तो अर्थालंकार प्रतिवस्तुपमा। प्रतिवस्तुपमा कैसा अलंकार है, अर्थालंकार है। देखते हैं अलंकार के बारे में। उपमा अर्थालंकार में कौन आता है, उपमा। उपमा आता है, रूपक आता है, प्रतीप आता है, व्यतिरेक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, संदेह आता है, भ्रांतिमान आता है, असंगति आ जाता है, विरोध भाषा, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास, सबको किसके अंतर, समाशोक्ति, अन्योक्ति, निर्दाशना। ये कौन सा है, अर्थालंकार है। शब्द अलंकार में कौन आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। शब्द अलंकार में 4 आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। और अर्थालंकार में कितने आ जाते हैं, लगभग 19 आ जाते हैं। चलिए आगे देखें। छायावाद। छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति जागरण। छायावाद राष्ट्रीय संस्कृत जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। तो
समझना क्या है इसमें करता है कि छायावाद राष्ट्रीय संस्कृति के जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। तो ऐसे केस में जब भी हो तो क्या करते हैं, फिर सोचने हैं थोड़ा, उसके बाद बताएंगे ए और बी दोनों असंत सही है ना। तो अब ऐसे केस में तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इसके संबंध में लिखते हैं कि छायावादी युग में एक ही धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के साथ गाढ़ा संबंध है। क्या लिखते हैं कि छायावादी युग में एक ही धारा, छायावादी युग में एक ही धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से गहरा संबंध था। वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के में प्रमुख रूप से भागीदार थे, लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ा था। ठीक, इसी का आधार पर उसको क्या उत्तर दिया गया है, छायावाद युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रमुख रूप से रचनाकारों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। अगला देखते क्वेश्चन। कहते हैं कि अनुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। अनुभूति प्रामाणिकता कहते हैं नई कहानी आंदोलन के प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। अब अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था, सोचना है। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था, इसको समझना है। तो क्या है और वह दो क्या है, दोनों सही। लेकिन अनुभूति के देखते हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। साहित्य में अनुभूति का तात्पर्य यह है कि साहित्य द्वारा सामाजिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक कल्पनाओं की अनुभूति करके उसे यथार्थवाद में परिलक्षित करना होता है। क्या होता है, उसको यथार्थवाद में परिलक्षित करना होता है। या सामाजिक होता है, यह आंदोलन व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है। अनुभूति की प्रामाणिकता क्या हो सकता है, व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकता, यह सामाजिक है। इस कहानी कहते इस कहानी आंदोलन का विकास व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। किसके विरोध में, इस कहानी आंदोलन का विकास व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट है, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच का विभाजक रेखा बहुसक्षम है। रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। इस संबंध में देखिए इसका क्या उत्तर होने वाला है, तो ये कहते ए और बी दोनों सही है। इसके बारे में देखिए क्या लिखते हैं, कहते रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। रेखा चित्र अंग्रेजी की स्केच, रेखा चित्र क्या है, अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है, जिसका संस्मरण लेखक की स्मृति पर आधारित होती है। रेखा चित्र एवं संस्मरण दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। अगला देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित भाषाओं के विकास के सही अनुक्रम क्या है। तो हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि सभी भाषा का जननी कौन है, संस्कृत से क्या पाली, फिर पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। तो संस्कृत का माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, और पाली जो है उसके बाद 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी, और प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईस्वी, और 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश रहे। अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ। तो पाली क्या ले लेंगे, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इस आधार पर कौन सा होगा, बी नंबर जो सही होगा। ठीक है, अगले चले, इसके बारे में क्या दिया गया है, व्याख्या कर क्या होगा। देखिए दिया है ना, संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईस्वी से पहली ईस्वी तक, प्राकृत जो है पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक, और हिंदी जो है 1000 से अब तक की भाषा को हिंदी कहा गया है। तो आधुनिक भारतीय भाषाएं थी ये। निम्नलिखित अब देखेंगे कि निम्नलिखित कवियों को सही कालक्रम बताइए। तो इसमें समझना है क्या, सराहब्बा का समय 6वीं 7वीं शताब्दी कहा जाता है।
सोम प्रभु 8वीं आ गया है, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? सरापा आ जाएंगे, फिर कौन आ जाएंगे? गोरखनाथ आ जाएंगे, फिर हेमचंद्र आ जाएंगे, और फिर क्या आ जाएंगे? सोम प्रभु सूर्य जी आ जाएंगे। देख लेते हैं कालक्रम कैसे क्या किया गया। सरापा का समय 769 ईस्वी माने हैं राहुल संकेत्यान के अनुसार से। गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माने हैं, और हेमचंद्र के अनुसार से 12वीं शताब्दी, और सोम प्रभु सूर्य के अनुसार से 13वीं शताब्दी 1184 ईस्वी। आगे चले, इन कवियों का सही कालक्रम कीजिए। तो चिंतामणि जी कौन? रीतिकालीन कवि है। केशव दास भी रीतिकालीन कवि का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो चिंतामणि पहले, केशव दास जी पहले आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं? चिंतामणि आ जाते हैं, फिर मतीराम आ जाते हैं, फिर पद्माकर जी आ जाते हैं। तो इस क्रम में देखें कौन ऑप्शन उठाए हैं, तो मुझे लगता है ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि केशव दास, चिंतामणि, मतीराम, फिर पद्माकर होना चाहिए। यहाँ पर गलत ऑप्शन किया गया है। तो केशव दास 1555 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1617 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। चिंतामणि का जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1685 ईस्वी में। मतीराम का 1617 ईस्वी में और मृत्यु 1701 ईस्वी में, और पद्माकर का 1753 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी रचना के आधार पर हम देखते हैं कि रचना के आधार पर कैसे विभाजन किया गया है। चलिए देखते हैं। पल्लव है, गुज्जन है, युगांत है, युगवानी है। ये रचना सबसे पहले देख लेंगे किन की है। तो ये जो है पंत जी की रचना है। तो पल्लव कितना ईस्वी का? 28 ईस्वी का। गुंजन 32 ईस्वी का। युगांत युगवानी 3639 ईस्वी का। चलिए देखते हैं, ये नंबर ऑप्शन है, इस विकल्प देखते हैं कैसे क्या है। उच्छ्वास 20 ग्रंथ, देखिए उच्छ्वास 20, ग्रंथि 20, वीणा 27, पल्लव 28 ईस्वी का है। देखते हैं, चलिए। गुंजन 32 ईस्वी का, युगान 36 ईस्वी का, युगमानी 39 ईस्वी का, ग्राम्य 40, स्वर्ण किरण 47 ईस्वी का, स्वर्ण ध्वनि 47 ईस्वी का है, और युगपथ 49 ईस्वी का, उत्तरा 49 ईस्वी का, वाणी 58 ईस्वी का, कला और बूढ़ा चांद 59 ईस्वी का, अतिमा 55 ईस्वी का, लोकायतन 64 ईस्वी का, सत्यकाम 75 ईस्वी का। कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्यिक सम्मान भी मिल चुका है। उनका लोकायतन भी प्रसिद्ध रचना है। चिदम्बरा भी को भी सम्मानित किया चुका है। तो 1968 में पंत जी को चिदम्बरा के काव्य रचना के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा रचना मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान मिल चुका है। तो आगे चले, कितना नंबर था? 36 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित आचार्यों के बीच का कालक्रम कीजिए। अब देखना है सही कालक्रम क्या है। तो भामा, दंडी, आनंदवर्धन और क्षेमेंद्र, ये कौन से आचार्य हैं? तो ये आचार्य हैं काव्य शास्त्र के आचार्य हैं। तो भरत मुनि से स्टार्ट होते हैं। भरत मुनि का जन्म 2री सदी में हुआ था, भामा का 6ठी सदी में, दांडी 7वीं सदी में, आनंदवर्धन 8वीं सदी में, क्षेमेंद्र जो है क्षेमेंद्र का नहीं याद समझ पा रहा हूँ। देखो देखिए कैसे हैं। भरत मुनि, भामा, कुंतक और जगन्नाथ, ये सही ऑप्शन है। भरत मुनि कौन सा है? भरत मुनि, भामा, कुंतक और जगन्नाथ का 16वीं सदी ठीक है, देखते हैं हम। चलिए, भरत मुनि 2री सदी, कभी प्रथम सदी भी कोई विद्वान मानते हैं। ये नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं। भामा 6ठी शताब्दी, जिसको काव्य अलंकार के रचनाकार है। कौन है? काव्य अलंकार के। अब पूछेगा नाट्य शास्त्र की स्वतंत्रता से मुक्त किस कवि ने करवाया था? किस आचार्य ने करवाया था? कौन? भामा ने करवाया था 6ठी शताब्दी में। कुंतक 10वीं शताब्दी के कवि जो वक्रोक्ति जीवित लिखते हैं। रस गंगाधर किनका है? पंडित जगन्नाथ का, जो 17वीं सदी का रचना है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? पंचम वेद भी कहा है। आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। कुंतक
कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक कुंतक को माना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। रामचंद्रिका प्लेजानी की रचना किन किन की है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है 1601 ईस्वी की। ललित ललाम मतीराम की रचना है। जगत विनोद बिहारी जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर जी की रचना है। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। अब इसमें हमको खोजना है कालक्रम के अनुसार से बोल रहा है। तो पल्लव 28 ईस्वी का, परिमल 30 ईस्वी का, कौन सही है पूछ रहा है, कौन सही है? पल्लव 28 ईस्वी का, परिमल 30 ईस्वी का, लहर 33 ईस्वी का और निर्जा 32 ईस्वी का, जो बी नंबर सही लग रहा है। अब देखिए इसका कैसे क्या विस्तार से दिया गया है। तो पल्लव 28 ईस्वी का, परिमल 30 ईस्वी का, लहर 33 ईस्वी का, निर्जा 35 ईस्वी का। पल्लव पंत जी की रचना है और वही परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है और उसके बाद क्या? निर्जा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब देखेंगे रामचंद्रिका के 1601 ईस्वी रचना किसकी ग्रंथ केशवदास का है? रामचंद्रिका जो वही रामचरितमानस पर आधारित है, जो मात्र एक ही रात में पूरा किए थे केशवदास जी। ललित ललाम 1661 ईस्वी की रचना है, 1661 से 64 के बीच में लिखा गया था। मतीराम किसका? मतीराम की रचना है, जो काव्य ग्रंथ है। जगत विनोद 1803 ईस्वी में लिखा गया था, 1803 से 21 ईस्वी में। पद्माकर जी की रचना है, प्रबंध काव्य है। 1603 होना चाहिए, 1803 नहीं होना चाहिए। जगत विनोद लगता था तो प्रबंध काव्य है। उसके अलावा देखते हैं बिहारी सतसई 1662 ईस्वी की रचना है, बिहारी के लिए रति काव्य ग्रंथ है। वरदान 1921 ईस्वी की रचना है, प्रेमचंद की रचना है। वरदान का है विशंकर प्रसाद का उपन्यास है। चित्रलेखा 34 ईस्वी का उपन्यास है और कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी का महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। चले आगे चले। माटी की मूर्ति 1946 ईस्वी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जो रेखा चित्र है, पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि माटी की मूर्ति इनकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 ईस्वी का महादेवी वर्मा करना है, संस्मरण है। क्या विधा है? संस्मरण है। आगे चले तो रचना कालक्रम के अनुसार से रचना कालक्रम में सही निर्देश कीजिए। बोलते हैं दिनकर जी, बच्चन जी, अज्ञे जी और मुक्तिबोध जी। देख लेते हैं जीवन का। हरिवंश राय बच्चन जी का देख लेते हैं तो 7 ईस्वी का है। रामधारी सिंह दिनकर जी का 8 ईस्वी का, अज्ञे जी का 11 ईस्वी का और मुक्तिबोध कितना ईस्वी का है? 7 कितना ईस्वी का? 17 ईस्वी का है। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित कृतियों में से कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? इसमें भी यही बोल रहा है। तो निहार, रशीम, दीपशिखा और संध्या गीत। निहार जो है 30 ईस्वी का, रशीम जो है दीपशिखा 1942 ईस्वी का, संध्या गीत देखते हैं क्या, अनामिका 38 ईस्वी का, परिमल 30 ईस्वी का, गीतिका 36 ईस्वी का, तुलसीदास 38 ईस्वी का, कुमुत्ता 42 ईस्वी का, अनिमा 43 ईस्वी का, बेला 43 ईस्वी का, नए पत्ते 46 ईस्वी का, अर्चना 50, राधना 53 ईस्वी का, गीत कुंज 54 ईस्वी का, संध्या काकली 69 ईस्वी की रचना है। ठीक है, पंत जी का देखेंगे तो सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह और उनके अनुक्रम। देखिए उच्छ्वास में से 20 ईस्वी की रचना है, ग्रंथि 20 ईस्वी के, वाणी 27 ईस्वी की, पल्लव 28, गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी 39, राम्य 40, स्वर्ण किरण 47, स्वर्ण धूलि 47 ईस्वी, युगपथ 49 ईस्वी का, उत्तरा 49 ईस्वी का और वाणी 58 ईस्वी का, कला और भूटाचार 59 ईस्वी का, अतिमा 55 ईस्वी का, लोकायतन 64 ईस्वी का, सत्यकाम 75 ईस्वी का।
फिर हम नेक्स्ट रचना शंकर प्रसाद जी की रचना भी देख लेंगे। तो क्या है, तो उर्वशी 9 ईस्वी का, वन मिलन 9 ईस्वी का, प्रेम राज्य 9 ईस्वी का, अयोध्या का उद्धार 10 ईस्वी का, सुकोचवास 10 ईस्वी का, वशुवाहन 11 ईस्वी का, कानून कुसुम 13 ईस्वी का, प्रेम पथिक 14 ईस्वी का, महाराणा का महत्व 14 ईस्वी का, चित्रधारा 18 ईस्वी का, झरना 28 ईस्वी का, आंसू 25 ईस्वी का, लहर 33 ईस्वी का, कमैनी 35 ईस्वी का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सारे रचनाकारों की जितने भी रचना है सारा लर्न कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टि से हर बार कुछ न कुछ प्रश्न आते ही हैं। आगे चले, महादेवी वर्मा जी का रचना क्या है। महादेवी वर्मा की रचना है निहार 30 ईस्वी का, निर्जा 32 ईस्वी का, निहार 30 ईस्वी का, रसीम 32 ईस्वी का, निर्जा 35 ईस्वी का, संध्या गिर 36 ईस्वी का, यामा 40 ईस्वी का, दीप शिखा 42 ईस्वी का, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी की रचना है। अब सुखमय जीवन 1915 ईस्वी का, 1915 ईस्वी की रचना है। और बुद्धू का कांटा जो है देखते हैं, सुखमय जीवन 1915 ईस्वी का है, गुलड़ी जी का, दो बांकी 36 ईस्वी का, मुगर्जी वर्मा का, और सारनाथी 48 ईस्वी का, अज्ञे जी की रचना, अज्ञे की रचना है, और ठुमरी 59 ईस्वी का, फणेश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो आगे चले, 42 में प्रश्न पूछ रहा है कि दादू दयाल निम्नलिखित में निर्गुण कवियों को सही कालक्रम कीजिए। सबसे पहले पुराने आ जाते हैं, तो कौन, कबीरदास जी आ जाते हैं, कबीरदास जी, फिर दादू जी, फिर मलुकदास जी, और फिर सुंदरदास जी की रचना क्रम आते हैं। देखते हैं इसका कालक्रम कैसे कैसे जाएगा। तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई थी। इनका भी कालक्रम के बारे में निश्चित कोई अनुमान निश्चित प्रमाण तो नहीं है, पर अनुमान के आधार पर कर दिया जाता है। दादू दयाल जी की रचना 1544 ईस्वी में हुआ था, उनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। मलुकदास 1574 ईस्वी का, और सुंदरदास जी 1596 ईस्वी का। आगे चले, निम्नलिखित पंक्तियों को और कवियों को सुमिलित कीजिए, समझना है। देखिए प्रसिद्ध पंक्ति है, नैया बीच नदिया डूबती जाए, मुझको तो क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे। किसकी पंक्ति हो सकती है, कबीरदास जी की पंक्ति। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहते अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मुल्क सबके दाताराम। दास मलुक कह गए, तो मलुकदास तो ऑप्शन में नहीं, तो चलो छोड़ देते हैं ये। गुरु सोआ जय पंथ दिखावा, ये जैसी की पंक्ति है, किनकी पंक्ति है, गुरु सोआ जय पंथ दिखावा। गुरु सुआ को कौन गुरु माने हैं, तो कौन माने हैं, जैसी माने हैं, किसमें, पद्मावत के अंतर्गत। उसका तबलग हो जीवो भली, देवो होए न धीम, किसकी रचना है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या मिला और क्या क्या अंतर है। इसका बी ऑप्शन सही है, देख लीजिएगा। चलिए मैं देखता हूँ। नैया बीच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास रे, कबीरदास के बता ही दिए थे। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, मलुकदास की रचना है। आगे देखते हैं, चलिए गुरु सुवा कहते हैं, गुरु सुवा जे पंथ दिखावा जैसी की रचना है। तब लागे ही जीवा, भलो दोबो होई नथीम, रहीमदास की रचना है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुशरे आपने रेण देश। कुछ अमीर खुसरो के गुरु जी का जो मृत्यु हो गया था, इस पर अपना दुख को व्यक्त किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं के कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए, कैसे। तो मिर्गावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंजरी की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की। अखरावट जो है क्या है, अखरावट जैसी की रचना है। तो कौन कौन सा, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। देखते हैं तो विस्तार से। इसके सी ऑप्शन को सही मार लेंगे। मिर्गावती कितना ईस्वी की रचना है, 1501 ईस्वी जी के। कुतुबन की रचना है। मधुमालती 1545 ईस्वी की मंजन की रचना है। चंदायन 1379 ईस्वी के मुल्ला दाऊद की रचना है। अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और चित्रावली 13 ईस्वी के उस्मान की रचना है। आगे चले, तो निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम की रचना को सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं कांड। तो जानते हैं, सिंपल सही बात जानेंगे। कांड किसमें कहा गया है, रामचरितमानस में कांड है।
ठीक है। खंड देखेंगे, क्या कहा गया साकेत में? साकेत में सर्ग कहा गया है। पद्मावत में क्या कहा गया? खंड कहा गया। पद्मावत में क्या कहा गया? खंड कहा गया है। रामचरितमानस में कांड कहा गया है। पृथ्वी रासु में समय कहा गया। तो साकेत कितने ईस्वी की रचना है? साकेत 1931 ईस्वी की रचना है। साकेत कितने ईस्वी रचना? 1931 ईस्वी का मैथिली गुप्त रचना है जो काफी प्रसिद्ध है। पद्मावत जैसी की रचना है, 1540 ईस्वी की रचना है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी की रचना है। और पृथ्वी राजरासु जो है 1192 ईस्वी की चंद्रवरदाई की रचना है। कबीर ग्रंथावली को कौन संपादक किए थे? श्याम सुंदर दास संपादक में किए थे। आगे चले, 46 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचक से सम्मिलित कीजिए। तो बिहारी सतसई, बिहारी सतसई किनकी रचना है? तो ग्रंथ लिखे हुए आलोचना के रूप दृष्टि से लिया गया। देव और बिहारी, बिहारी और बिहारी और देव, देख लेते हैं डिटेल्स में। तो बिहारी सतसई जो तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लिखा गया था 1918 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? पद्म सिंह शर्मा के द्वारा। देव और बिहारी के नाम से कौन लिखे थे? कृष्ण बिहारी मिश्र। कौन लिखे थे? कृष्ण बिहारी मिश्र जी लिखे थे। और बिहारी के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखे, इस नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव के नाम से लाला भगवान दीन लिखे। इस सारी रचना को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, जो परीक्षा में बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक बार एक न एक प्रश्न रहते ही हैं। चलिए आगे चले। निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सम्मिलित कीजिए। ये भी प्रसिद्ध है नाटक। देखिए क्या है नाटक इसका? लक्ष्मी नारायण लाल है, पंडित उदय शंकर भट्ट हैं, श्री चित्तौड़गढ़ शास्त्री हैं, सेठ गोविंद दास है। नाटक क्या है? अमर राठौड़, कर्तव्य, राक्षस का मंदिर, विक्रमादित्य, शिव साधन। देखते हैं, इसका ऑप्शन दे दिया है सी, एक बार मिला लीजिएगा आप लोग। देखते हैं, अमर राठौड़ किसकी रचना है? किसके नाटक है? 1923 ईस्वी के श्री चतुर्सेन शास्त्री जी की रचना है, नाटक है। कर्तव्य किसका? 1936 ईस्वी का सेठ गोविंद दास के। और विक्रमादित्य 1929 ईस्वी का पंडित उदय शंकर भट्ट का। और राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण लाल का। इस प्रकार से मिला। प्रकाशन वर्ष दे दिया, अमर 1823 ईस्वी का है, कर्तव्य 36 ईस्वी का है, विक्रमादित्य 29 ईस्वी का, राक्षस का मंदिर 31 ईस्वी का, नारायण लाल का नाटक का। आगे चले, अब जो मुझे लगता है ये आ जाते हैं गद्य वाला, पढ़ने वाला। गद्य को पढ़ना है आप लोगों को। गद्य को पढ़कर उसके बाद आप उस पर विचार कीजिएगा, मिलाइएगा, और जहाँ जो लगे तो मिलाइएगा। दिक्कत हो मुझे बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा लगा कैसा लगा अपना विचार कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।